हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सैनी आपके सामने लेके आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। इससे पिछले लेक्चर में हमने एडी करंट्स के बारे में स्टडी किया, एडी करंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और हमने ये देखा कि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवा के कैसे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट किया जा सकता है। इस लेक्चर में अब हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। हम इस लेक्चर में एक लॉन्ग कॉइल के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन करेंगे और टू कोएक्सियल कॉइल्स की कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सेल्फ इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेम से क्लियर है कि सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब खुद में, इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब अपने आप कोई चीज़ जनरेट होना। तो सेल्फ इंडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है, कोई एक कॉइल, और उस कॉइल में कोई चेंजिंग करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कॉइल में अपने आप ही एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। मतलब हमारे पास कोई दो कॉइल नहीं है, हमारे पास कोई अलग से मैग्नेट भी नहीं है, हमारे पास एक ही कॉइल है और उसमें बदलता हुआ करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि उस कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो गई है। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। डेफिनेशन पढ़िए। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट एंड हैंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। मतलब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने का तरीका है, कैसे करना है, उस कॉइल में करंट को चेंज करके या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके। सो दिस इज सेल्फ इंडक्शन। इंड्यूस्ड ईएमएफ ओपोजेस द ग्रोथ ऑफ डीके, ग्रोथ और डीके ऑफ करंट इन द कॉइल एंड हैंस डिलेज द करंट टू एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास कॉइल है, कॉइल को हम चेंजिंग करंट दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम कॉइल को बढ़ता हुआ करंट दे रहे हैं। इनिशियली कॉइल में जीरो करंट है और हम चाह रहे हैं कि कॉइल में करंट बढ़ जाए। हम बढ़ता हुआ करंट हमने कॉइल को दे दिया। तो जब कॉइल में बढ़ता हुआ करंट फ्लो कर रहा होगा तो कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक वोल्टेज आ जाएगी और वो वोल्टेज क्या करेगी, अपने कोज को अपोज करेगी। मतलब वो बदलते हुए करंट को अपोज करेगी, मतलब वो करंट को एकदम से बढ़ने नहीं देगी। करंट धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि वो उसे अपोज कर रही है, जिससे करंट का बढ़ना डिले हो जाएगा और करंट जितने टाइम में बढ़कर मैक्सिमम हो जाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा करंट को टाइम लगेगा मैक्सिमम होने में। ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। उल्टा भी सही है कि अगर आप किसी कॉइल में करंट को कम करना चाहते हो, मतलब आपने क्या किया कि कॉइल को डिस्कनेक्ट कर दिया सर्किट से, उसमें बैटरी रिमूव कर दी, तो बैटरी रिमूव करते ही करंट तो कम होकर जीरो होना चाहता है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन की वजह से कॉइल के अंदर एक ऐसा ईएमएफ आएगा कि वो करंट को सडनली कम नहीं होने देगा। करंट धीरे धीरे कम होगा, जिससे करंट का जो डिक्रीज होना है वो भी डिले हो जाएगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक टाइप से इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि ये ना ही तो एकदम से करंट को बढ़ने देता है, ना ही एकदम से करंट को कम होने देता है। सो इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट। सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है, एक घटना है कि जब भी किसी कॉइल में करंट बदलता है तो उस कॉइल में एक वोल्टेज आ जाती है जो करंट को बदलने नहीं देती है। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक कॉइल की पूर्ण रूप से एक प्रॉपर्टी है। कॉइल की मतलब उस कॉइल में अगर सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर वो ज़्यादा करंट के ग्रोथ को रोक सकती है, करंट के डिके को रोक सकती है, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस हाई है। अगर उसके रोकने की पावर कम है तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कम होगी। मतलब ये कॉइल की प्रॉपर्टी होगी सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे हम बताएं। मान लीजिए कि कोई कॉइल है और कॉइल में करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट आई जब फ्लो करेगा तो करंट की वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। ये आप सोलेनोइड वाला टॉपिक पढ़ चुके हो कि जब किसी सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करता है तो सोलेनोइड एक मैग्नेट बन जाता है,
उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है ना। आपको एक्सप्रेशन याद होएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस कॉइल में उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कॉइल। किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव कर देते हैं, एक कांस्टेंट नया लगा देते हैं L, तो अपने पास एक्सप्रेशन बन जाती है फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई यहाँ पर किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये देखिए, मान लेते हैं ये अपने पास कॉइल है, ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा आपने सोलेनोइड वाले में पढ़ा था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें भी आ जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अपने पास हैं तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होने की वजह से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। और वो फ्लक्स का फार्मूला एक्चुअली क्या होता है, फ्लक्स होता है अपने पास BA। अब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो मैं NBA लगा देता हूँ, N नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया और B मैग्नेटिक फील्ड। अब B क्या चीज़ है, म्यू नॉट NI, ये आपने सोलेनोइड वाले में पढ़ा था, म्यू नॉट NI, ये मैंने B की जगह पुट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ना कि फ्लक्स जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है, फ्लक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड फ्लक्स इज इक्वल टू LI। यहाँ पर L क्या है, अब यहाँ से आप देख सकते हो जो चीज़ बच गई है ना वो L ही है, म्यू नोट स्मॉल n A कैपिटल N, ये जो टर्म बच गई ये अपने पास L है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो L की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, L विल बी इक्वल टू म्यू नोट स्मॉल n कैपिटल N इंटू एरिया ऑफ कॉइल। अब कैपिटल N को क्या लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू, देखो स्मॉल n अपने पास होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो अगर आप स्मॉल n की फॉर्म में पूरी एक्सप्रेशन लाना चाहते हो तो बड़े n को स्मॉल n इंटू एल लिख दीजिए, मतलब बड़ा n को लिखा जा सकता है स्मॉल n इंटू एल, यहाँ पुट कर दीजिए और एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी L इज इक्वल टू म्यू नोट स्मॉल n स्क्वेयर इंटू एरिया इंटू लेंथ। और अगर आप चाहते हो कि फाइनल एक्सप्रेशन कैपिटल N के रूप में आए तो कैपिटल N के रूप में लाने के लिए आप क्या करना कि स्मॉल n को रिप्लेस कर देना, कैपिटल N को रिप्लेस कर देना स्मॉल n इंटू लेंथ। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास स्मॉल n के रूप में आए तो कैपिटल N को यहाँ पे रख दो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट स्मॉल n स्क्वेयर इंटू एल इंटू ए। और अगर आप चाहते हो कैपिटल N के रूप में आए तो स्मॉल n को पुट कर दो n बाई एल, और अगर आप स्मॉल n को n बाई एल पुट कर दोगे तो म्यू नोट n स्क्वेयर A बाई एल, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये थी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। अब आगे देखिए, अब क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू LI आ गया तो EMF कितना इंड्यूस हुआ, मतलब मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल को मैंने बदलता हुआ करंट I दे रखा है जो समय के साथ बदल रहा है, तो इसके एंड्स में कितनी वोल्टेज आ गई, मतलब ये जो अगर दोनों एंड्स हैं मैं इसको पोटेंशियोमीटर लगाकर इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज चेक करना चाहूँ कि कितनी वोल्टेज आ गई, तो वो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, दैट इंड्यूस्ड EMF विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt। हम जानते ही हैं इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt होता है, तो फाई मेरे पास है ही LI, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो इंड्यूस्ड EMF मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस d∅dt, फाई का डेरिवेटिव कर दें तो माइनस का LdI/dt अपने पास आ जाएगा। इंड्यूस्ड EMF होगा नेगेटिव LdI/dt। तो ये है अपने पास इंड्यूस्ड EMF। आप यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L की डेफिनेशन यहाँ से ही बना सकते हो। L आपके पास क्या आ गया, इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाई dI/dt। ये इसका मतलब coefficient of self inductance can be defined as induced EMF in a coil when the rate of change of current in the coil with respect to time is 1 ampere per second। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो यूनिटी है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो जो EMF इंड्यूस होगा ना कोयल के अंदर वो ही सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये देखो यहाँ से ही बन रहा है, अगर dI/dt को 1 लिख दिया जाए तो L इज इक्वल टू E के बराबर ही आ जाएगा, EMF के इंड्यूस के बराबर ही आ जाएगा।
तो यहाँ से आप डेफिनेशन आप अपनी 11th क्लास में भी डेफिनेशंस बनाना आपने देखा होगा, 9th 10th क्लास में भी आप बनाते आए हो। डेफिनेशन देख लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन ए कॉइल थ्रू विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी। अगर di/dt 1 हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस की जो अपने पास एसआई यूनिट है वो होती है हेनरी। वैसे देखें तो एक और तरीके से भी देख सकते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या आएगी, एल अपने पास क्या है, E/di/dt, ये भी अपने पास एल है। तो इससे अगर हम एल की यूनिट देखें तो ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, di/dt मतलब एम्पियर पर सेकेंड, तो यहाँ से अपने पास यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर आप देख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर ये क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर तो आपके पास होता है वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, तो इसकी यूनिट बन सकती है ओम सेकेंड। ये भी आपके पास इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी। हमने अभी भी देखा सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई di/dt। यहाँ से ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, di/dt की यूनिट बनेगी एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ये सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बन जाएगी। वोल्ट पर एम्पियर को ओम लिख दिया जाए तो इसकी यूनिट बन जाएगी ओम सेकेंड कोफिशिएंट, और इसको हेनरी भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू हेनरी। तो हेनरी इसकी एसआई यूनिट अपने पास होती है। एक और तरीके से भी इसकी एसआई यूनिट बना सकते हैं, वो देखिए कैसे। अपने पास ये भी था L इज इक्वल टू phi/I, फाई, क्योंकि हमने लिखा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू Li, तो L को phi/I लिख सकते हैं। फाई फ्लक्स है, I करंट है। अब इसकी एसआई यूनिट अगर मैं बनाऊं तो फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर और करंट की होती है एम्पियर, तो इसकी एसआई यूनिट मेरे पास ये भी बन जाएगी वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर भी बन जाएगी इसकी एसआई यूनिट, वो भी अपने पास हेनरी कहलाता है। वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर मैं वेबर को लिख लूँ टेस्ला मीटर स्क्वायर और नीचे ये करंट पड़ा है तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ये भी हेनरी कहलाता है। ये सारी एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगी अपने पास। अब अगर आपको 1 हेनरी को डिफाइन करना है तो भी वो कोई भी एक्सप्रेशन से आप 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हो। आप चाहे तो वो एक्सप्रेशन ले लो L इज इक्वल टू E/di/dt, ये वाली L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF/di/dt। यहाँ से अगर 1 हेनरी मुझे डिफाइन करना है तो मैं ये मान लूँ कि इंड्यूस्ड वोल्ट EMF तो 1 वोल्ट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट EMF इज इंड्यूस्ड इन इट बाय ए चेंजिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। हम अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो है कि किसी लॉन्ग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस की एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल सी है इसकी डेरिवेशन। मान लीजिए कि ये इसकी लंबाई L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इसमें नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है और स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो आप ये जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, μ0 इंटू छोटा ni, स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, टर्न रेशियो भी उसको कहते हैं। अब फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, फ्लक्स आ गया μ0 इंटू स्मॉल ni इंटू एरिया। अब स्मॉल n को पुट कर दिया नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये आ गया μ0 करंट नंबर ऑफ टर्न एरिया अपॉन लेंथ। अब आपको ये पता ही है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Li हमने लिखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू हमने लिखा था Li, उसके साथ अगर कंपेयर करके देख लें तो अपने पास L की वैल्यू आ जाएगी। L विल बी μ0 कैपिटल N स्क्वायर A/L या फिर μ0 स्मॉल n का स्क्वायर इंटू AL। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी करके दिखा दी। तो इस तरीके से किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है। अब देखो बच्चों, अगर ये कॉइल में देखो, इस कॉइल में तो कॉइल के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, हवा है बीच में या वैक्यूम है।
अगर यहाँ पे कोई मीडियम होता तो सपोज करो कॉइल के अंदर एक आयरन की रोड इंसर्ट कर देते या एल्यूमिनियम की, कॉपर की, किसी भी चीज़ की कोई रोड इंसर्ट कर देते, तो यहाँ पे जो मटेरियल होता उस मटेरियल की परमिएबिलिटी भी हमें कंसीडर करनी पड़ती। उस केस में यहाँ पे फिर म्यू नोट ना आता, ये जो जो जगह पे म्यू नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे म्यू नोट ना आकर यहाँ पे म्यू आता। म्यू होता है मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको आप म्यू नोट इंटू म्यू आर भी लिख सकते हो। म्यू होता है मीडियम की परमेबिलिटी और म्यू नोट होता है वैक्यूम की परमेबिलिटी। उनका रेशियो जो होता है ना वो म्यू आर होता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव। तो आप म्यू को लिए भी लिख पाते हैं म्यू नोट इंटू म्यू आर। तो इन सब एक्सप्रेशन में म्यू नोट म्यू आर, म्यू नोट म्यू आर, म्यू नोट म्यू आर आप यहाँ पे पुट कर सकते थे अगर कॉइल को किसी मटेरियल के ऊपर वाउंड किया हुआ है तो उस केस में, मतलब उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता। सो लेट अस सी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एनर्जी इन एन इंडक्टर। अब देखो बच्चों, जब आपने किसी कॉइल को बदलता हुआ करंट दिया तो कॉइल ने अपने आप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया और वो ईएमएफ करंट को बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो करंट को कॉइल में बढ़ाना है। तो जब आप करंट को कॉइल में बढ़ाओगे तो आपको उस ईएमएफ के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। देखो, कॉइल नहीं चाहती कि उसके अंदर करंट फ्लो करे, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, करंट को बढ़ा रहे हो। इसका मतलब कुछ तो ओपोजिशन ऑफर कर ही रही है कॉइल। उस ओपोजिशन के अगेंस्ट अब आपको काम करना है और वो किया गया जो वर्क होगा वो कॉइल के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी अब हम निकालना चाहते हैं। मान लो कि हमने करंट को उस कॉइल के अंदर हमने करंट को I से लेके I प्लस DI कर दिया, मतलब थोड़ा सा करंट उसके अंदर हमने बढ़ा दिया। तो पहले देखते हैं वर्क डन किसके इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू आई डी टी। ई यहाँ पर EMF है और I, देखो E इंटू आई करने से पावर हो गया, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते ही वर्क हो गया, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते ही पावर हो जाती है, तो पावर इंटू टाइम, ये है वर्क डन। अब वर्क डन को ये भी लिखा जा सकता है LI इंटू DI। LI क्योंकि E की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, E की जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस LDI/dt। यहाँ पे E की जगह माइनस LDI/dt अगर पुट कर देंगे तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, LDI/dt, dt से dt कट जाएगा और dw बन जाएगा LI/DI। ये अपने पास है वर्क डन। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 0 से लेकर I नोट आपने जितना भी वर्क किया वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इनिशियली 0 करंट था और फाइनली हमने इसमें करंट कर दिया I नोट बढ़ाकर, तो इस पूरे काम में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर I नोट LI/DI। I की इंटीग्रेशन की तो I²/2 आ गई, लिमिट पुट कर दी अपर लिमिट LI नोट II/2। तो इतना वर्क हमें करना होगा। अगर किसी कॉइल को हम करंट दें और वो करंट शुरू में 0 है और कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू I नोट हो जाए तो हमें इतना वर्क करना होगा। अब ये वर्क गया कहाँ, हमने करंट को फ्लो करवा दिया। मान लीजिए कॉइल है, कॉइल को आपने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से की कनेक्ट ही की है, तो बैटरी की कनेक्ट करने से पहले करंट 0 था और कुछ देर बाद तो करंट मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो इस दौरान बैटरी ने काम किया था करंट को बढ़ाने में, तो वो वर्क डन गया कहाँ आखिरकार, वो कॉइल के अंदर स्टोर हो गया, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो अगर आपसे बंदा ये भी पूछ लेना फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो भी आप ये वर्क डन की डेरिवेशन ही कर देना, क्योंकि ये किया गया वर्क डन ही कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। अब तक हमने पढ़ा वो था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब खुद में ही इंडक्शन हो जाना, खुद के अंदर ही हम रुकावट पैदा कर रहे हैं। अभी एक कॉइल को करंट दिया, करंट को बढ़ा रहे थे, तो कॉइल नहीं चाहती कि वो करंट बढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इस बार हमारे पास 2 कॉइल होंगी। ये देखिए आप, इस सब के बारे में बता दूंगा। मान लीजिए आपके पास ऐसी 2 कॉइल्स हैं, ये पहली कॉइल और ये दूसरी कॉइल। इसके अंदर मान लेते हैं हम गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है और इसके अंदर हमने मान लो बैटरी लगा रखी है और अभी बैटरी अभी हमने कनेक्ट नहीं की। मान लीजिए इसके अंदर की है और वो की अभी क्लोज नहीं की हुई मान लेते हैं।
तो जैसे ही हम इसकी की क्लोज करेंगे तो इसके अंदर करंट बढ़ेगा। अब इसके अंदर करंट बढ़ने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें तो इसमें भी घुसेंगी और इसके अंदर फ्लक्स बढ़ गया, और अगर यहाँ फ्लक्स बढ़ गया तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिससे इसमें भी करंट फ्लो करने लग जाएगा, इस कॉइल में भी करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने करंट दिया तो पहली कॉइल को और दूसरी कॉइल में अपने आप ये करंट आ गया, मतलब हमने बदलता हुआ करंट दिया पहली कॉइल को और दूसरी कॉइल में अपने आप ही बदलता हुआ करंट आ गया। इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो देख लीजिए डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। मतलब प्राइमरी कॉइल में हम चेंजिंग करंट देंगे और सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट अपने आप आ जाएगा, या सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ अपने आप आ जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो दूसरी कॉइल में करंट आना है। अब देखो, ये है पहली कॉइल, मान लेते हैं पहली कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है I1, ये दूसरी कॉइल। अब दूसरी कॉइल के अंदर करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरी कॉइल में करंट आएगा ही पहली कॉइल के करंट की वजह से। मान लेते हैं दूसरी कॉइल में करंट I2। देखो, दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स घुसा वो क्यों आया, वो फ्लक्स आया तो पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है ना, क्योंकि दूसरी कॉइल के पास तो मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, दूसरी कॉइल के पास तो करंट था ही नहीं। अब दूसरी कॉइल में जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कहाँ से आएगा, पहली कॉइल की वजह से आएगा। तो हम लिख सकते हैं दूसरी कॉइल में आया फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली कॉइल में करंट के। दूसरी कॉइल का फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली कॉइल के करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दो, कांस्टेंट लगा दो m, तो ये आ जाएगा आपके पास दूसरी कॉइल का फ्लक्स बराबर m इंटू आई, पहली कॉइल का करंट। तो ये जो m है ना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कह लो या म्यूचुअल इंडक्टेंस कह लो। तो ये है अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये डिपेंड करता है कि पहली कॉइल के अंदर आपने कितना करंट दिया है, इस पे I1 पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी बना सकते हो। अगर I1 इज इक्वल टू यूनिटी हो 1 हो तो उस केस में आपके पास φ2 इज इक्वल टू m आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। मतलब पहली कॉइल में अगर करंट एक हो, यूनिटी हो, तो दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स एंटर किया है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अब इसकी जो एक्सप्रेशन है उसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ लिया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस की डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।